कहानी की शुरुआत ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बीच शुरू होती है, जहां मॉली और निकलास वेगास से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। चारों तरफ तबाही फैली थी और शहर अब रहने लायक नहीं बचा था। अब उनका प्लान था कि वे किसी तरह एयरफील्ड तक पहुंच जाएं, जहां उनके कुछ दोस्त इंतजार कर रहे हैं और वहां से प्लेन लेकर ज़ॉम्बियों के इलाके से दूर निकल जाएं। लेकिन रेगिस्तान के बीच सफर करते हुए अचानक मॉली की तबीयत बिगड़ने लगती है। मजबूरी में निक गाड़ी रोक देता है ताकि वह थोड़ी देर आराम कर सके, लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही मॉली वापस गाड़ी में बैठती है, गाड़ी का पिछला टायर एक गहरे गड्ढे में फंस जाता है और कितनी भी कोशिश करने पर बाहर नहीं निकलता। निक घबराकर अपना मोबाइल निकालता है और अपने दोस्त जिमी को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी मॉली की नजर दूर रेगिस्तान में एक परछाई पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर दोनों समझ जाते हैं कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। वह कोई इंसान नहीं बल्कि सूट टाई पहने एक ज़ॉम्बी था जो बेहद धीमी चाल से उनकी ओर आ रहा था। निक फौरन डैशबोर्ड से पिस्तौल निकालता है और ज़ॉम्बी की ओर फायर करता है, लेकिन उसका निशाना बहुत सटीक नहीं होता। कई गोलियां चलाने के बाद वह ज़ॉम्बी के सीने में गोली मारकर उसे गिरा में कामयाब हो जाता है। लेकिन डर अभी यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि कुछ ही पल में वह ज़ॉम्बी फिर उठ खड़ा होता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वे जल्दी से गाड़ी में वापस बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टायर अब भी गड्ढे में फंसा था, जिस वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मजबूरी में वे खुद को गाड़ी के अंदर लॉक कर लेते हैं और सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं। बाहर ज़ॉम्बी पूरी ताकत से शीशे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। कई घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी अब भी वहीं खड़ा रहता है, लगातार शीशे पर वार करता हुआ। हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब निक को एहसास होता है कि जल्दबाजी में वह अपना मोबाइल गाड़ी के बाहर गिरा आया है। अब उनके पास किसी से मदद मांगने का कोई तरीका नहीं बचता। तनाव के चलते दोनों के बीच बहस हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वे दोनों शांत हो जाते हैं। अचानक उन्हें महसूस होता है कि बाहर सब शांत हो गया है। ज़ॉम्बी कहीं दिखाई नहीं देता। यह सोचकर कि शायद खतरा टल गया है, मॉली पीछे की सीट से टॉर्च निकालती है और निक के साथ मोबाइल ढूंढने बाहर निकलती है। मॉली को मोबाइल गाड़ी के पास जमीन पर मिल जाता है और वह खुशी खुशी निक को बताने के लिए पलटती है, लेकिन तभी सब कुछ एक पल में बदल जाता है। अचानक वही ज़ॉम्बी पीछे से हमला करता है और निक की गर्दन में काट लेता है। मॉली अपने आंखों के सामने यह सब होते हुए देखती रह जाती है। चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पाती और कुछ ही पलों में ज़ॉम्बी उसके बॉयफ्रेंड को पूरी तरह नोच खाता है। डर और सदमे में मॉली भागकर गाड़ी में वापस जाती है। जल्दी जल्दी अपना बैग खाने पीने के सामान से भरती है और वहां से निकलने की तैयारी करती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी फिर गायब हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वह बच गई है, मगर अगले ही पल वही ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल पास आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इस बार मॉली किसी तरह दूसरी तरफ के दरवाजे से निकलकर अंधेरे रेगिस्तान में दौड़ पड़ती है। किस्मत से वह पूरी रात जिंदा बची रहती है। सुबह होते ही उसे एहसास होता है कि एयरफील्ड अभी भी बहुत दूर है। जब वह अपना बैग चेक करती है तो उसमें बस कुछ बोतल पानी और चॉकलेट बार ही होते हैं, जिन्हें पूरे सफर में चलाना है। थकी हारी होने के बावजूद मॉली हार नहीं मानती और घंटों रेगिस्तान में चलती रहती है। रात होने पर वह एक छोटी सी आग जलाकर आराम करती है, लेकिन उसका पीछा करने वाला ज़ॉम्बी फिर से लौट आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। मॉली किसी तरह उससे बचकर एक पहाड़ी की तरफ भागती है और थकान के कारण एक चट्टान पर ही सो जाती है। अगली सुबह वह सुरक्षित जागती है, लेकिन उसके पास ही वही ज़ॉम्बी खड़ा होता है जो चट्टान पर चढ़ नहीं पाता। यह समझते हुए कि ज़ॉम्बी उसकी गंध से आकर्षित होता है, मॉली अपनी जेब से एक चीज निकालकर दूर फेंक देती है। ज़ॉम्बी उस तरफ चला जाता है और मॉली नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी फिर उसकी तरफ मुड़ जाता है। मजबूर होकर मॉली आग के पास रखे अपने बैग की तरफ दौड़ती है। ज़ॉम्बी फिर उसका पीछा करता है, लेकिन मॉली समझ जाती है कि वह बहुत धीमा है। डर के बीच वह उसका मजाक उड़ाने भी लगती है और सफर जारी रखती है। कई घंटों बाद वह ज़ॉम्बी को पीछे छोड़ देती है, लेकिन अब उसके पास पानी लगभग खत्म हो चुका था और गर्मी से उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तभी रेगिस्तान के बीच उसे एक खाली पड़ा हुआ घर दिखाई देता है। वह अंदर जाती है, लेकिन वहाँ न तो खाना मिलता है और न ही पानी। एक कमरे में पड़ा पुराना गद्दा देखकर वह थोड़ी देर आराम करने का फैसला करती है, लेकिन अचानक उसे किसी की कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसका डर सच हो जाता है। वही ज़ॉम्बी जो उसका पीछा कर रहा था वह घर में घुस आता है। मॉली भागकर बाथरूम में छुप जाती है और शॉवर के पर्दे के पीछे खड़ी हो जाती है। ज़ॉम्बी उसकी गंध सूंघकर वहीं पहुंच जाता है। हालात और भी भयानक तब हो जाते हैं जब बाथटब में एक बिच्छू उसके शरीर पर रेंगने लगता है। बिना कोई आवाज किए मॉली खुद को संभालती है। आखिरकार ज़ॉम्बी वहां से चला जाता है। मौका मिलते ही वह बिच्छू को मारती है और चुपचाप घर से निकल जाती है। बाहर आकर वह फिर से जिमी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी नेटवर्क नहीं मिलता। उसका आखिरी पानी भी खत्म होने वाला था और दूर
दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। निराशा के बीच अचानक उसे फिर वही ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो अब भी इंसानी मांस की तलाश में था। मॉली समझ जाती है कि इससे बचना आसान नहीं है। वह पत्थर उठाकर उस पर फेंकती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज़ॉम्बी के सिर पर वार करने का सोचती है, लेकिन निक के साथ हुआ हादसा याद आते ही भागने का फैसला करती है। पीछा जारी रहता है। गुस्से और थकान में मॉली ज़ॉम्बी को गालियां देने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बेवकूफी ही उसकी ताकत है, क्योंकि ज़ॉम्बी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता। इस सोच के साथ वह एक पहाड़ी पर बनी गुफा तक चढ़ जाती है और कुछ घंटों तक वहीं आराम करती है। सुबह होने पर वह अपना सामान देखती है, जहाँ खाने में बस एक चॉकलेट, थोड़ा सा पानी और एक ड्रिंक बची होती है। फिर भी जिंदा रहने की जिद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। काफी देर चलने के बाद उसे दूर सड़क दिखाई देने लगती है और उसे लगता है कि शायद अब उसका बच पाना पॉसिबल है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक उसे एहसास होता है कि सामने से एक भयानक रेत का तूफान बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। हालात बिगड़ते देख मॉली पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही पलों में रेत का विशाल बादल चारों तरफ फैल जाता है और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। तेज हवा और उड़ती रेत की वजह से मॉली कुछ भी साफ नहीं देख पाती। इसी कारण वह यह नहीं समझ पाती कि वही ज़ॉम्बी एक बार फिर उसके बेहद करीब आ चुका है और उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी हिम्मत जुटाकर मॉली किसी तरह उससे खुद को बचा लेती है, लेकिन तूफान की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह उसे जमीन पर गिरा देती है और मॉली बेहोश हो जाती है। कई घंटे बाद जब रेत का वो विशाल बादल छंट जाता है, तब वहाँ सिर्फ मॉली ही बची होती है, और वो भी जिंदा। वह धीरे धीरे होश में आती है, उठती है, और तभी उसकी नजर सड़क पर से गुजरते एक ट्रक पर पड़ती है। वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है। ट्रक रुकता है और उसमें से दो दोस्त टेड और जेसन नीचे उतरते हैं। वे तुरंत मॉली को पानी देते हैं और उसे गाड़ी तक ले जाते हैं। गाड़ी में बैठकर मॉली उन्हें बताती है कि वह एक एयरफील्ड की तरफ जा रही थी, लेकिन रेत के तूफान में उसका बैकपैक कहीं खो गया। ये जानकर दोनों दोस्त बैकपैक ढूंढने निकल जाते हैं और इस दौरान मॉली को पहली बार आराम से बैठने और सांस लेने का मौका मिलता है, वो भी तब से जब से उसका सामना ज़ॉम्बी से हुआ था। वह अपने मोबाइल फोन की बैटरी भी चार्ज कर लेती है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के सनरूम में लगे शीशे में देखती है, उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है, एक पिता और उसके बेटे की, जो अब मर चुके हैं। ये देखकर मॉली के मन में शक पैदा होता है, क्योंकि तस्वीर में दिख रहा युवक वही कैप पहने हुए था जो उन दोनों में से एक ने पहन रखी थी। उसका शक गहराता है और तलाश करने पर मॉली को एक जैकेट के नीचे कैदी की वर्दी मिलती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये दोनों भागे हुए अपराधी हैं। कुछ देर बाद टेड और जेसन बैकपैक लेकर लौट आते हैं और मॉली से एयरफील्ड का रास्ता पूछते हैं। मॉली जगह बताने से मना कर देती है, बस उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहती है और कहती है कि अब वह अकेले ही आगे जाएगी। लेकिन तभी दोनों अपराधी अपनी असली शक्ल दिखा देते हैं। जेसन मॉली के चेहरे पर कपड़ा बांध देता है और टेड उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींचकर एक चाकू दिखाता है। वह धमकी देता है कि अगर उसने एयरफील्ड की जगह नहीं बताई तो वह उसे भी उसी तरह मार देगा जैसे उसने गाड़ी के मालिक और उसके बेटे को मारा था। अब मॉली के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वह एयरफील्ड का ठिकाना बता देती है, लेकिन अपराधियों का दिल अब भी नहीं भरता। वे उसे गाड़ी के पीछे ले जाकर उस पर और ज्यादा हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी इस बेबस और खौफनाक हालात में एक बिना उम्मीद के मदद सामने आती है। वही ज़ॉम्बी जो रेगिस्तान में लगातार मॉली का पीछा कर रहा था, रेत के नीचे से निकलकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। जेसन, जो टेड को मॉली पर हमला करते हुए देख रहा था, वह ज़ॉम्बी को उसकी ओर आते देख लेता है, लेकिन उसे चेतावनी देने का वक्त नहीं मिलता। अगले ही पल ज़ॉम्बी टेड की गर्दन में दांत गड़ा देता है और उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से उसका चेहरा नोचने लगता है। पूरा मंजर देखकर मॉली सदमे में आ जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए किसी तरह उठ खड़ी होती है। इसी बीच जेसन गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलता है। यह डरावना नजारा मॉली को उसके अतीत की याद दिला देता है। एक पल के लिए उसे खुद को एक छोटे लड़के के पास खड़ा हुआ महसूस होता है, जो शायद उसका बेटा है, लेकिन वह जानती है कि रुकने का वक्त नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी जल्द ही अपना शिकार खत्म करके फिर उसका पीछा करेगा। किस्मत से भागते समय अपराधी के शरीर से एक डिब्बा गिर जाता है, जिसमें कुछ और पानी की बोतलें और एक लाइफ राफ्ट होती है। मॉली जल्दी से राफ्ट में हवा भरती है, पानी की बोतलें उसमें रखती हैं और सड़क की ओर बढ़ने लगती है। ज्यादा देर नहीं लगती और ज़ॉम्बी फिर से उसके पीछे आ जाता है। रास्ते में मॉली को कई पुराने टायर दिखाई देते हैं और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह ज़ॉम्बी के गले में टायर बांधकर उसे राफ्ट से जोड़ देती है, ताकि वह चलते चलते उसका सामान भी खींचता रहे। यह योजना काम कर जाती है और दोनों रेगिस्तान के बीच आगे बढ़ते रहते हैं। इस सफर के दौरान मॉली अपने दिल की भड़ास निकालती है, जो कुछ उसके साथ हुआ और उसका अतीत भी। वह बताती है कि सालों पहले उसने एक बेटे को जन्म दिया था,
जिसका नाम चेज था, लेकिन अपनी आजद जिंदगी की वजह से उसने उसे अपनी बड़ी बहन एली के पास छोड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह एक अच्छी माँ नहीं बन पाएगी। बातों बातों में वे एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचते हैं। मॉली जॉम्बी को बांधने वाली रस्सी उस चट्टान से बांध देती है और उसे वहीं छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है, जॉम्बी पूरी ताकत से उसके पीछे आने की कोशिश करता है। यह देखकर मॉली के मन में अपराध बोध जाग उठता है। अपने जमीर से लड़ते हुए वह जॉम्बी के सामने खड़ी होती है और उससे वादा करती है कि अगर वह ठीक से बर्ताव करना सीखे तो वह उसे आजाद कर देगी। मॉली टायर खोल देती है और जॉम्बी को मुक्त कर देती है। जॉम्बी तुरंत उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन मॉली सख्ती से उसे रुकने का आदेश देती है। हैरानी की बात यह होती है कि जॉम्बी उसकी बात मान लेता है। अब जॉम्बी पूरी तरह उसके काबू में होती है। इसके बाद मॉली ऊंचाई पर एक और अलाव जलाती है। शाम ढलते ही वह अपने नए साथी को अपने अतीत के और भी किस्से बताती है। वह बताती है कि वह और उसका बेटा कभी डोरी से जुड़े 2 डिब्बों से चाइनीज व्हिस्पर्स खेला करते थे। बेटे से अलग होने के बाद से मॉली चेज की आखिरी याद के तौर पर उन डिब्बों में से एक हमेशा अपने साथ रखती आई है। ये सब बताने के बाद मॉली रात भर आराम करती है। अगली सुबह वह और जॉम्बी सड़क तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी समय कई सैन्य गाड़ियां वहां से गुजरती हैं। डर के मारे मॉली अपने दोस्त को सड़क के दूसरी ओर छिपा देती है ताकि सैनिक उसे मार न दें। लग रहा था कि किसी ने उन दोनों को नहीं देखा, लेकिन तभी एक सैन्य वाहन बीच सड़क में रुक जाता है और आसपास की जांच शुरू कर देता है। मॉली जॉम्बी को चुप रहने का इशारा करती है और खुद सैनिकों से बात करने चली जाती है। वह कहती है कि वह एयरफील्ड पर अपने पति से मिलने जा रही है। यह बात सैनिकों को शक में डालती है, लेकिन फिर भी वे उसे आगे जाने देते हैं। तभी जॉम्बी मॉली की बात नहीं मानता और सैनिकों के सामने आ जाता है। सैनिक तुरंत उसकी ओर बंदूकें तान लेते हैं। मॉली फौरन उसके सामने खड़ी हो जाती है और सैनिकों से विनती करती है कि वे गोली न चलाएं। यह अजीब सा नजारा देखकर सैनिकों को यकीन हो जाता है कि जॉम्बी ही उसका पति है। फिर मॉली रास्ता साफ करने की बात करती है ताकि वे दोनों आगे बढ़ सकें, लेकिन तभी उनमें से एक जॉम्बी के पैर में गोली मार देता है। यह देखकर मॉली को इस बेरहमी से घिन आती है। वह जॉम्बी की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वह जॉम्बी उसकी उंगली काट लेता है। मॉली तुरंत समझ जाती है कि इसका क्या मतलब है। वह भी जल्दी ही जॉम्बी बन जाएगी। वह भागकर अपना बैग खोलती है और जख्म पर दवा डालकर उसे डिसइंफेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर जल्द ही उसे एहसास होता है कि इन्फेक्शन उसकी उंगली में फैल रहा है और वह भी जल्द ही जॉम्बी बन जाएगी। हताशा में मॉली अपना हाथ जमीन पर रखती है और पास पड़े एक पत्थर से संक्रमित उंगली पर जोर जोर से मारने लगती है, जब तक कि वह उंगली अलग नहीं हो जाती। दर्द और पीड़ा के बावजूद वह खुद को जॉम्बी बनने से बचा लेती है। फिर वह अपने बैग से टेप निकालकर हाथ पर पट्टी बांध लेती है। इसके बाद वह वापस सड़क पर लौटती है। वह जॉम्बी से नाराज भी थी जिसने उसे काटा, लेकिन फिर भी उसे जमीन पर घायल पड़ा देखकर उसे अफसोस होता है, क्योंकि गोली लगने के कारण वह चल भी नहीं सकता। अब मजबूरन मॉली उसे एक डिंगी पर लिटाकर सड़क पर घसीटते हुए आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद उसे दूर एयरफील्ड दिखाई देता है, लेकिन तब तक उसका जॉम्बी दोस्त आगे बढ़ने की ताकत खो चुका होता है। मॉली उसे उठने के लिए कहती है, लेकिन जॉम्बी अपने सूट की जेब की ओर इशारा करता है। मॉली जेब चेक करती है और उसे एक वॉलेट मिलता है जिसमें उसकी पहचान होती है। जॉम्बी का नाम डेरिल था। जब वह इंसान था, उसे एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें डेरिल एक युवा महिला के साथ था जो शायद उसकी पार्टनर थी। मॉली समझ जाती है कि डेरिल भी उसी की तरह हालात का शिकार था। वह अपने दोस्त को आखिरी दया देने का फैसला करती है। सड़क से एक बड़ा पत्थर उठाकर वह डेरिल के पास जाती है और रास्ते में उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद करती है। फिर वह पत्थर से वार करके उसके जॉम्बी दोस्त के दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसके बाद मॉली अकेले सड़क पर आगे बढ़ती है और आखिरकार एयरफील्ड पहुंचती है। वहाँ आसपास सभी जगह सुनसान लगती है, लेकिन उसे बीच में खड़ी एक लाल कैडिलैक दिखती है। जैसे ही वह पास जाती है, उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत गाड़ी के पीछे छिप जाती है। दूर से उसे दिखता है कि गोली चलाने वाला जिमी है। जब जिमी को एहसास होता है कि मॉली अभी इंसान है, तो वह फायरिंग रोक देता है। सब साफ हो जाने पर मॉली बताती है कि रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड मर गया। जिमी भी बताता है कि उसे भी रास्ते में जॉम्बी मिले थे। उसका एक साथी काटा गया था, लेकिन उसने यह बात छुपाई। जैसा कि होना था, वह जॉम्बी बन गया और बाकी लोगों को भी संक्रमित कर दिया। लेकिन जिमी किसी तरह बच निकला और उसने उन सभी संक्रमित लोगों को एयरफील्ड के एक वेयर हाउस में बंद कर दिया। जिमी के साथ उसका मैकेनिक दोस्त रॉबी भी जिंदा था, जो शहर से भागने के लिए प्लेन ठीक कर रहा है। आखिरकार जहाज तैयार हो जाता है और तीनों मेक्सिको जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन आखिरी पल में मॉली रुकने का फैसला करती है। उसे अपनी बहन और बेटे की चिंता सताने लगती है। वह एयरफील्ड के स्टेशन पर जाकर अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन हर बार कॉल वॉइसमेल पर चला जाता है। मॉली को डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वह बार बार कॉल करती है और आखिरकार दूसरी तरफ उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है। लड़का बताता है कि उसकी मौसी और गोद ली हुई माँ
कई दिनों से लापता है और वह अपने कमरे में छिपा हुआ है। मॉली अपने बेटे से वादा करती है कि वह उसे लेने आएगी और उसे तब तक छिपे रहने को कहती है। नए हौसले के साथ मॉली कैडिलैक की ओर दौड़ती है, लेकिन पता चलता है कि चाबियां गाड़ी में नहीं है। उसे जिमी के जॉम्बी बने दोस्तों की याद आती है। वह रिंच से जंजीरें तोड़कर वेयर हाउस में घुसती है। अंदर उसे एक जॉम्बी जमीन पर पड़ा मिलता है, लेकिन तलाशी लेने पर चाबियां नहीं मिलती। तभी एक दाढ़ी वाला जॉम्बी हमला करता है। मॉली रिंच से उसके सिर पर वार करती है और उसे मार गिराती है, लेकिन उसके पास भी चाबियां नहीं होती। खोज जारी रखते हुए वह बॉयलर रूम में जाती है, जहां एक जॉम्बी पीठ के बल पड़ा होता है। जैसे ही वह मुड़ता है, मॉली डरकर गिर जाती है और रिंच हाथ से छूट जाता है। जॉम्बी उस पर झपटता है। तभी मॉली को पास पड़ा एक ड्रिल दिखता है। वह किसी तरह ड्रिल पकड़ती है और जॉम्बी के माथे में घुसाकर उसे खत्म कर देती है और बाल बाल बच जाती है। बाद में उसकी जेब में उसे आखिरकार कैडिलैक की चाबियां मिल जाती हैं। मॉली तेजी से गाड़ी चलाकर अपने बेटे को बचाने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे अपने जॉम्बी दोस्त की याद आती है, जिसने अनजाने में इस भयानक सफर में उसकी मदद की थी। कई घंटे बाद वह लास वेगास पहुंचती है और उस मोहल्ले में जाती है जहां उसकी बहन एली रहती थी। घर खाली लगता है। वह फावड़ा उठाकर अंदर जाती है। किचन में उसे एली के पति की लाश मिलती है। फिर आगे बढ़ने पर उसे कांच के दरवाजे पर खून से लिखा संदेश दिखता है, जिसमें लिखा होता है कि एली को काट लिया गया था और उसने सब खत्म करने का फैसला किया। दूसरी तरफ एली का जला हुआ शरीर होता है ताकि वह जॉम्बी न बने और चेज को नुकसान न पहुंचा सके। टूटे दिल के साथ मॉली अपने बेटे को ढूंढती है, लेकिन कमरे में वह नहीं मिलता। वह रोने लगती है। तभी उसे चीनी विस्पर्स का कैन दिखता है, जिसे चेज बचपन से संभाल कर रखता था। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। फावड़ा पकड़े वह बाहर आती है, लेकिन सामने जॉम्बी नहीं बल्कि चेज का खिलौना टेंट होता है, जिसके अंदर उसका बेटा छिपा होता है। मॉली राहत की सांस लेती है, अपने बेटे को गले लगाती है और वादा करती है कि अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। दोनों शहर से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन सीढ़ियों से उतरते ही जॉम्बियों का झुंड दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। मॉली अपने बेटे को पीछे रहने को कहती है और खुद आगे खड़ी हो जाती है। जैसे ही जॉम्बी अंदर घुसते हैं, मॉली फावड़े से हमला कर देती है। मॉली और चेज जॉम्बी अपोकलिप्स से बच पाए या नहीं, ये एक रहस्य ही रह जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।